देखिए, ये अब आप देखेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत हमारा ये पहला एपिसोड होगा, और जहां हम लोग बात करेंगे प्रशासन, कल्याण एवं विकास सेवाएं। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा समाज कल्याण प्रशासन। और समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, प्रकृति और संगठनों के प्रकार, इन्हीं टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, तो देखिए समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन के अर्थ इसमें बताया गया है कि समाजकारी की एक महत्वपूर्ण विधा है, यानी आप भलीभांति तरीके से जानते हो, सोशल वर्क के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की विधि बनाई गई है, यानी 6 प्रकार की विधि आती है, जहां इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है प्राइमरी मेथड, जिसको आप प्राथमिक प्रणाली के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी मेथड, जिसे आप सहायक या द्वितीयक मेथड के रूप में जानते हैं। प्राइमरी मेथड के अंतर्गत केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है और कम्युनिटी वर्क आता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी मेथड की बात करते हैं तो इसमें सोशल रिसर्च आता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और उसके बाद सोशल एक्शन आता है। यानी सोशल एक्शन की टॉपिक भी हो चुका है आपका, सोशल रिसर्च भी हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी समाज कल्याण प्रशासन। तो ये एक प्रकार से इसकी महत्वपूर्ण विधा है, यानी एक प्रकार की सहायक विधि है। अब इसका अर्थ उन सभी प्रशासनिक क्रियाविधि और नीति और योजना और कार्यों से है जिनके माध्यम से समाज कल्याण सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाता है। ठीक है, देखो, समाज कल्याण प्रशासन वो प्रक्रिया है जिनके माध्यम से समाज कल्याण संबंध में नीति, योजना और सेवा को संगठित करके संचालित करना या उसको नियंत्रित करना, ताकि जो समाज के कमजोर या वंचित या जरूरतमंद लोग हैं उनका कल्याण हो सके या उनका कल्याण किया जा सके। तो समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ आप देखिए, यह समाज के कमजोर जैसे वंचित, गरीब, वृद्ध, महिला, बालक, दिव्यांग या अन्य जरूरतमंद या लोगों को या उन वर्गों के कल्याण हेतु योजनाओं का संगठन, संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करता है। यानी सामाजिक सेवाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन भी करता है, उसका निर्देश करना, उसे कंट्रोल में लाना, एक योजना बना के इनके साथ काम करना। सरल परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि समाज कल्याण प्रशासन, देखिए, समाज कल्याण प्रशासन वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा समाज कल्याण संस्थाएं अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों का नियोजन एवं संगठन, निर्देशन और समन्वय करती है। कहने का मतलब है, समाज कल्याण संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का नियोजन करना, उनका संगठन करना, उनका निर्देशन और समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करना, ये प्रक्रियाएं बेसिकली प्रस्तुत होती हैं। और इन्हीं के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कुछ शब्द शामिल किए गए हैं। समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत कुछ प्रमुख तत्व शामिल किए गए हैं, जैसे एक एक करके देख सकते हो। समाज कल्याण प्रशासन के मुख्य तत्व में एक तत्व आता है नियोजन। इसका मतलब है कि भविष्य के कार्यों एवं उद्देश्यों को पहले से निर्धारित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है। भविष्य के कार्यों और उद्देश्यों को पहले से निर्धारित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और जैसे कार्यों को व्यवस्थित करना, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग में लाना, लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप चीज़ें कह भी सकते हो कि बाल कल्याण, ठीक है, कार्यक्रम, बाल कल्याण कार्यक्रम की वार्षिक योजना ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा शब्द इसी में शामिल किया गया है बेसिकली संगठन शब्द।
जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है कि कार्य और जिम्मेदारी को व्यवस्थित रूप में उसको विभाजित करना, उसकी संरचना तैयार करना। जब आप किसी व्यवस्थित रूप में जिम्मेदारियों को विभाजित करते हैं या उसकी संरचना तैयार करते हैं तो उसी को संगठन कहा जाता है। इसमें कार्य का विभाजन शामिल है, इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व तय शामिल किया गया है, इसमें समन्वय स्थापित किया गया है। मतलब समाज कल्याण विभाग में विभिन्न शाखाओं का अगर आप संगठन करते हो तो उसी को कहा जाता है एक प्रकार से ऑर्गेनाइज करना या संगठन करना। तीसरा एक आता है, इसमें शामिल किया गया है कर्मचारी प्रबंधन। कर्मचारी प्रबंधन का मतलब होता है सिंपल कि जहां कर्मचारियों की भर्ती की जा रही हो, जहां कर्मचारियों की भर्ती शामिल की गई हो, स्टाफिंग शामिल की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है, डिपार्टमेंट की अंतर्गत जो व्यक्ति है उनकी भर्ती की बात हो रही है, उनकी योग्यताओं के आधार पर, इसलिए इसे कर्मचारी प्रबंधन कहा गया है। उसके बाद आता है निर्देशन। मतलब कर्मचारियों की यहाँ पे निर्देशन में क्या है, कर्मचारियों को मार्गदर्शन, आदेश और प्रेरणा देने की प्रक्रिया को बोला गया है निर्देशन। कार्य में दक्षता लाना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यहाँ तक कि अधिकारियों के द्वारा कर्मचारी को कार्य संबंधित निर्देश देने की प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है ना, उसी को निर्देशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इसको कोऑर्डिनेशन कहा गया है। विभिन्न व्यक्तियों और विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना और समन्वय, यानी विभिन्न व्यक्तियों और विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना ही आपका समन्वय कहलाता है, यानी सहयोग इससे बढ़ता है, कार्य में इसमें एक रूपता आती है, संघर्ष बेसिकली कम होता है जब कोऑर्डिनेशन बना रहता है तब। उसके बाद आता है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। अब जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य को रिपोर्ट करना, लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है, उसको प्रतिवेदन कहा गया है। लास्ट में एक आता है बजट, है ना, क्या आता है यहाँ पे, बजट, है ना, आप इसे बजटिंग के रूप में भी बोल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपका टारगेट है या जो आपने गोल लिया है उसके लिए भविष्य की आय और खर्च का व्यवस्थित अनुमान एवं नियंत्रित बजटिंग के रूप में इसको संबोधित करना। यहाँ मतलब धन का उचित उपयोग हो सके, अनावश्यक खर्च को रोका जा सके, योजनाओं को सफल संचालित क्रिया के रूप में किया जा सके, वित्तीय नियंत्रण को कंट्रोल में रखा जाए। तो ये चीज़ें आती हैं और यहाँ बेसिकली क्या ये कहलाते हैं, एक प्रकार से ये प्रमुख तत्व माने जाते हैं। किसके, समाज कल्याण प्रशासन के मुख्य तत्व के रूप में ये जाने जाते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य, यहाँ देख सकते हैं समाज कल्याण प्रशासन के उद्देश्य, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित करना और सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करना। ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। समाज में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका समाधान करना और लोगों को न्याय मिल सके, है ना, लोगों को न्याय भी मिल सके और उनको जागरूक भी किया जा सके। कुछ विद्वानों के द्वारा बेसिकली परिभाषा दी गई। एक विद्वान है जॉन किडना, इनकी एक परिभाषा आती है, समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीतियों को सामाजिक सेवाओं में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। या समाज कल्याण प्रशासन या सामाजिक नीति, परीक्षा में आपने कल मैंने एक सवाल करवाया था जो यहीं से लिखा गया था कि सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरण करना क्या कहलाता है। तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ था समाज कल्याण प्रशासन, और मैंने आपको बताया भी था कि जॉन किडनाई का नाम आप ध्यान रखेंगे। समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीतियों को समाज सेवाओं में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, इनके द्वारा ये बताया गया है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सरकार या संस्था के द्वारा, ठीक है, बनाई गई सामाजिक नीति या योजना को वास्तविक सेवाओं के रूप में लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही सामाजिक कल्याण प्रशासन के रूप में जानी जाती है।
जैसे आप वृद्धा पेंशन योजना लागू करते हैं, महिला और बाल विकास सेवाओं का बेसिकली सेवाएं प्रदान करते हैं, गरीबों के लिए कल्याणकारी का कार्यक्रम आप लागू करते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। उसके बाद एक नाम आता है ऑर्थर डनहम का। ऑर्थर डनहम कहते हैं कि यह वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा सामाजिक सेवाएं संस्थाओं का संचालन किया जाता है। बेसिकली ये भी एक प्रकार की परिभाषा है ऑर्थर डनहम के द्वारा कि समाज कल्याण प्रशासन वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा समाज सेवा संस्थाओं का संचालन किया जाता है। मतलब कल्याणकारी संगठन और सामाजिक सेवा संस्था को व्यवस्थित रूप से संचाल या चलाने और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को समाज कल्याण प्रशासन कहा जाता है। ये परिभाषा ऑर्थर डनहम की है। ठीक है, जन कल्याण का उद्देश्य होता है यहाँ पर, प्रशासनिक प्रक्रिया का विशेष बल दिया जाता है इस पर। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे आप तो सिलेबस में ये था समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ। अब हम बात करेंगे इतिहास पे। समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत हिस्ट्री के 2-3 शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि सर आपको याद रखना होगा एक 1601 का जो एलिजाबेथन पुअर लॉ है वो, जहाँ समाज कल्याण प्रशासन का आधार रखा गया था। एक आपको याद रखना होगा सन 1953 का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953, ये आपको पढ़ना है। और समाज कल्याण प्रशासन का विकास हेतु दान से कुछ व्यावसायिक सेवाओं तक पहुंचाना या व्यावसायिक सेवाओं तक चीज़ों को करना, उसको हम लोगों को देखना है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ समाज कल्याण प्रशासन के इतिहास में। तो आप देख सकते हो समाज कल्याण प्रशासन का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में सहायता कार्य दान से था, धर्म परोपकार और पर आधारित था। बाद में यही संगठित और व्यावसायिक प्रणाली के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, देखिए समाज कल्याण प्रशासन के इतिहास में शुरुआत में मानव सभ्यता के विकास से संबंध में चीज़ें जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद दान धर्म परोपकार पे चीज़ें आधारित हुई। धीरे धीरे यह संगठित और एक व्यावसायिक प्रणाली के रूप में विकसित हो गया। चीज़ों को ध्यान से देखना है, आपको समझना है कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। शुरुआत में परिवार समुदाय मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते थे। सहायता का आधार केवल मानवता और सहयोग था। फिर चीज़ें धर्म और दान पर आधारित हो गई। जैसे प्राचीन काल में क्या था, समाज कल्याण का जो भी कार्य होता था वो दान धर्म परोपकार पर आधारित था। जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ये धार्मिक संस्थाएं है ना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करती थी। भोजन वस्त्र आश्रय इत्यादि चीज़ें बेसिकली दान दिए जाते थे। जैसे अन्य दान, धर्मशालाएं, अनाथ और गरीबों की सहायता करना, ये चीज़ें इसमें शामिल की गई। फिर चीज़ें व्यावसायिक अवस्था में आ गई, प्रोफेशनल स्टेज में आ गई। समाज कल्याण प्रशासन धीरे धीरे एक व्यावसायिक और वैज्ञानिक प्रणाली का रूप ले लिया। सर पिक्चर नहीं आ रही। क्यों क्यों भाई, स्क्रीन तो दिखाई देनी चाहिए आप लोगों को। तो मैंने कहा कि क्या बता रहा था, व्यावसायिक प्रणाली। व्यावसायिक प्रणाली का मतलब ये था कि समाज कल्याण प्रशासन धीरे धीरे व्यावसायिक और वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में विकसित हो गया। और फिर उसके बाद एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की धीरे धीरे भूमिकाएं भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जहां उसके बाद आपने देखा नियोजन का पार्ट, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग, इवैल्यूएशन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अपनाने लगी। यानी वो चीज़ें धीरे धीरे अपनाने लगी। तो वो पार्ट बन गया एक प्रकार से व्यवसायिक, समाज कार्य व्यवसाय। तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल के दौर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन काल में क्या था, है ना। यहाँ देखिए प्राचीन भारत में दान सेवाएं और परोपकार परंपराएं थी। राजा मंदिर और धर्मशालाएं समाज के संपन्न लोग, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। ठीक है, मनुस्मृति अर्थशास्त्र और बौद्ध धर्म में जन कल्याण की व्यवस्थाओं का उल्लेख भी किया गया है। देखिए मनुस्मृति अर्थशास्त्र और बौद्ध धर्म में जन कल्याण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना। कैसे, अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में, तो मनुस्मृति में समाज व्यवस्था और सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। गरीबों
वृद्धों, महिलाओं और जरूरतमंदों की सहायता पर बल दिया गया है। दान और धर्म को महत्वपूर्ण बताया गया है मनुस्मृति में। और मुख्य विचार तो इसका यही था कि समाज में जो नैतिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना, यहाँ तक कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा करना मनुस्मृति का प्रमुख विचार था। बात अगर हम अर्थशास्त्र की करते हैं तो अर्थशास्त्र में आप जानते हो कौटिल्य का नाम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को कल्याणकारी माना गया है। राज्य को राजा का मुख्य कर्तव्य बताया गया है कि जनता की सुरक्षा और कल्याण शब्द शामिल किए गए हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आर्थिक सहायता की व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसमें अगर कोई मुख्य विचार है तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ये मेन कॉन्सेप्ट था अर्थशास्त्र में। फिर बौद्ध धर्म था, इसमें करुणा, दया, सेवा पर विशेष बल दिया गया है। गरीबों, रोगियों और दुखी व्यक्तियों की सहायता को पुण्य माना गया है। सामाजिक समानता और मानव कल्याण का समर्थन किया गया है। इसमें अहिंसा एवं मानव सेवा, सभी के प्रति समान व्यवहार को प्रस्तुत किया गया है या उसको बताया गया है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बात करते हैं आगे समाज कल्याण प्रशासन के इतिहास में ही, तो आप देख सकते हैं अन्नदान था पहले प्रारंभ में, चिकित्सालय, धर्मशाला, अनाथ एवं वृद्ध सहायता, ये चीजें मेंशन की गई थी। समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत ही आता है मध्यकाल। मध्यकाल में धार्मिक संस्थाओं के द्वारा सहायता कार्य बढ़े। मुस्लिम शासन में जकात, वक्फ जैसी व्यवस्थाएं गरीबों की सहायता हेतु थी। समाज सेवा मुख्यतः धार्मिक भावनाओं पर आधारित थी। ये प्रक्रिया मध्यकाल की है। जैसे आप समझना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक संस्थाएं बेसिकली सहायता का कार्य करती थी। ये धार्मिक संस्थाओं के द्वारा सहायता का कार्य होता था। दान, परोपकार और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। मुस्लिम शासन में जब जन कल्याण की बात हुई, मुस्लिम शासन में, तो वहां एक शब्द आया जकात। आय का एक निश्चित भाग गरीबों को देना, है ना। आय का एक निश्चित कोई भाग है, गरीबों को देना बेसिकली जकात कहलाया, जहां धार्मिक और सामाजिक दायित्व माना जाता था। और वक्फ जन कल्याण हेतु भूमि, धन, संपत्ति दान करना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक कार्य बेसिकली संचालित किए जाते थे। सर, वक्फ में किसकी जमीन हुआ करती थी? वक्फ में, जी सर, किसकी जमीन हुआ करती थी? वक्फ में देखो, जो पैसे वाले थे या जिनके पास अधिक जमीन हुआ करती थी उन्हीं की जमीनें थी। गरीबों की जमीन थोड़ी न थी वहाँ पे। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का मतलब, मैंने आज ज़कात में बोला ना, कुछ अपना एक निश्चित आय दे देता था, तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो उसमें ये क्या करते थे, अपनी संपत्ति का एक कोई हिस्सा समाज सेवा या धार्मिक कार्य और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित कर देते थे यहाँ। ठीक है, गरीबों की मदद करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो धनी लोग थे, जो जमींदार वगैरह लोग थे, उन्हीं लोगों की जमीन जाती थी। तो हमें इतिहास में तो ये पढ़ाया गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, मुस्लिम जो मतलब जमींदार थे, उनकी जमीन शायद उसमें हुआ करती थी। सर देखिए, वक्फ इतिहास में यही पढ़ाया गया था। देखो मैं बताता हूँ। वक्फ में मुस्लिम शासनकाल की एक महत्वपूर्ण बेसिकली जन कल्याणकारी ये व्यवस्था थी, जिसमें भूमि, धन, संपत्ति को समाज और धार्मिक कल्याण हेतु दान दिया जाता था। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर पाकिस्तानी व्यक्ति के बारे में जिक्र नहीं मिला है कि वक्त में पाकिस्तान व्यक्तियों की ही ये ज़मीन हुआ करती थी। आप कह रहे हो इतिहास में पढ़ाया गया, तो आप एक बार ग्रुप में भेजना, अपनी नेट पे तो होगा। जी जी सर, नेट पे तो होगा। हाँ बिल्कुल, ये आपको गलत पढ़ाया गया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है।
वक्फ का संबंध पाकिस्तान व्यक्ति से नहीं है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। वक्फ में बेसिकली एक इस्लामी जन कल्याणकारी व्यवस्था थी। अभी बीच में आप लोगों ने सुना भी होगा, इस पे विवाद हुआ था। जी सर, वक्फ बोर्ड को लेके हुआ था। हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर, हाँ, तो वहाँ पर विवाद हुआ था। तो उसमें कहीं पर भी पाकिस्तानी व्यक्तियों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है सर, तो इसलिए अगर आपने पढ़ा है तो गलत पढ़ा है कि पाकिस्तानी व्यक्तियों के थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई। उसमें ये था कि जो भारत से शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान में, उनके लिए था कि अपनी जमीन, मतलब भारत में बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड के तहत इन्होंने इसमें रखा था 1948 में या 49 में वो बोर्ड बनाया गया था, ये ऐसा मेंशन था। अच्छा, तो भाई अगर आप पाकिस्तान, अच्छा, इसमें कहा गया कि यदि आप पाकिस्तान जा रहे हो तो पाकिस्तान की आप यहाँ जो इंडिया में जो आपकी ज़मीन है, भारत में जो ज़मीन है आपकी, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। कहने का मतलब जी 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 सर, ऐसा था, मतलब नहीं। देखिए, मुस्लिम शासन काल में, या ये मुस्लिम शासन काल की व्यवस्थाएं थी 1946 या 47 के बाद से। अगर हम बात करते हैं, भूमि, धन, भवन, संपत्ति को लेकर वो सरकार के पास तो चली ही जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। और दूसरी बात, तो वो धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए दान के रूप में जाती थी। और सिंपल बात है, अगर कोई कार्य धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए जाती थी तो एक दूसरा शब्द है वक्फ, आप संबोधित कर सकते हो, एक परिभाषा बना सकते हो आप, उसको वक्फ बोला गया। ठीक है, तो मस्जिदों के लिए, अब कुछ लोग कहते हैं, अभी इस बोर्ड में जो विवाद हुआ था, वो कहते थे मस्जिद के लिए ज़मीन दान की गई थी, है ना, मदरसा के लिए की गई थी। ठीक है, बोलते हैं लोग। और यहाँ तक कि कहते हैं गरीबों की सहायता हेतु धन देने के संदर्भ में की गई थी। लेकिन भारत में आज भी वक्फ जो संपत्ति है मौजूद है, उनका मैनेजमेंट सेंट्रल वक्फ एक काउंसलिंग बनाया गया है, जो विभिन्न राज्यों के द्वारा जो वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा बेसिकली ये सारी चीज़ें की जाती है। और वक्फ का मतलब है जन कल्याण हेतु दान की गई संपत्ति, दान की गई संपत्ति। अब तुम पाकिस्तान जा रहे हो, तुम पैसे बेच, हम अपनी ज़मीन से बढ़िया बेच के जाएं पाकिस्तान, हम मतलब यही, अगर हमें पाकिस्तान जाना है तो हम ज़मीन बेच के जाते हैं। सर दुर्गेश जी, आप इस साल की बात कर रहे हैं आप? जी सर, ये मन में पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है, पहली बात तो ये भूल जाओ आप, है ना। हाँ, सिर्फ भारत था। हाँ, ये भारत की बात करो, वक्फ बोर्ड भारत। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की बात होती है, यहाँ मध्यकाल की बात होती है। अब यहाँ पर विचार इनका ये था कि जो प्राचीन समय की बात हो रही थी, उस प्राचीन समय की बात करें, या यहाँ पर अगर पॉइंट की बात करते हैं, मध्यकाल की बात करें, तो उस परिस्थिति में ये इनका कहना था कि पाकिस्तान जो व्यक्ति गए, उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड में चली गई थी, जो कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा, भाई जाहिर सी बात है, आप सोचो, एक सिंपल बात है कि हम अपनी ज़मीन बेच दें तब हम पाकिस्तान चले जाएं, है ना। वही हमें मेंशन था कि उसमें सारे लोग गए थे, बहुत लोग सरदार भी गए थे, बहुत लोग की जमीन थी उसमें, लेकिन ऐसा मेंशन कैसे हुआ था? 12वीं इतिहास में था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हुआ तो मिला, लेकिन इतना बात ध्यान रखो, वक्फ बोर्ड एक प्रकार से गरीबों की सहायता हेतु धन देने की बात, विद्यालय के लिए संपत्ति देने की बात, स्वास्थ्य चिकित्सालय खोलने के संदर्भ में इत्यादि के लिए यहाँ पर ज़मीनें कलेक्ट की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और ये सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग है, उसके अंतर्गत आता है। वक्फ का मतलब है जन कल्याण हेतु, इस शब्द का मतलब है, लिख लो एक लाइन में, इस शब्द का मतलब है कि जन कल्याण हेतु दान की गई जो संपत्ति है, उनके लिए दान जो की गई संपत्ति है वो जन कल्याण में काम आएगी, जन कल्याण में काम आएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बात तो यही थी। मध्यकाल में हम पढ़ रहे हैं समाज कल्याण प्रशासन, तो ये शब्द वहाँ पर शामिल की गई। और ज़कात जो था वो निश्चित आय से था, निश्चित आय से था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन में औद्योगिक क्रांति के बाद क्या घटनाएं घटित हुई। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन में औद्योगिक क्रांति के बाद की बात। ठीक है, तो यहाँ कहा गया 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति से गरीबी, बेरोजगारी, बाल श्रम और शहरी समस्याएं बढ़ गई। देखो, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए और आप पढ़े भी होंगे। जैसे कि कारखानों की स्थापना हुई थी, नगरीकरण हुआ था, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण जो है समाज कल्याण प्रशासन की आवश्यकताएं भी अधिक बढ़ गई थी।
वजह यही था समाज कल्याण प्रशासन में औद्योगिक क्रांति को शामिल करना, वजह यही था। तो औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होने लगी। आप ये कह लीजिए गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ पे लिखा भी तो है, गरीबी, बेरोजगारी, बाल श्रम, ठीक है, और श्रमिक शोषण, है ना, अस्वास्थ्यकर जीवन स्थिति या शहरी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इन्हीं समस्या के समाधान हेतु संगठित समाज कल्याण सेवाओं की आवश्यकता पड़ गई। वजह यही था औद्योगिक क्रांति के बाद की घटना यहाँ पे शामिल करना। उसके बाद समाज सेवा की चीजों के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। आप देख सकते हैं इसमें संगठित समाज सेवाओं की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। मतलब सहायता कार्य व्यक्तिगत दान से आगे बढ़कर संगठित संस्थाओं के द्वारा होने लगी। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की स्थापना होने लगी, कहने का मतलब ये था। उसके बाद इंग्लैंड में आप अगर बात करेंगे तो पुअर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, परीक्षा में कई बार आ चुका है ना। 1601 का एलिजाबेथन पुअर लॉ गरीबों की सहायता हेतु महत्वपूर्ण एक कानून बनाया गया था। और ये आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, इंग्लैंड में गरीबों की सहायता हेतु देखभाल के लिए 1601 में बनाया गया था एलिजाबेथन लॉ। रानी थी एलिजाबेथन फर्स्ट, उन्हीं के शासनकाल में था। और ये बात बताया गया था कि गरीबों और जरूरतमंदों की, ठीक है, किसकी, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, भिक्षावृत्ति और बेरोजगारी को नियंत्रित करना, समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखना, ये चीजें इसमें शामिल हो गई। फिर उसके बाद समाज कल्याण सेवाओं की शुरुआत हो गई, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के गरीब शामिल किए गए, जैसे असहाय गरीब था एक, वृद्ध, दिव्यांग और जो रोगी व्यक्ति थे जिनकी सहायता और आश्रय दिया जाता था। एक था एबल बॉडी पुअर, जो सक्षम गरीब थे, काम करने योग्य थे, वो बेरोजगार व्यक्ति थे, उन्हें काम उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता था। और एक अनाथ और आश्रित बच्चे थे, जो गरीब और अनाथ बच्चों को प्रशिक्षण देकर देखभाल की जाती थी। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के पुअर लॉ में जिक्र भी किया गया था गरीबों को लेकर, 3 प्रकार के गरीब, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे समाज कल्याण प्रशासन के इतिहास में आधुनिक समाज कल्याण के बारे में। अब देखिए 20वीं शताब्दी में समाज कल्याण एक व्यवसाय के रूप में उभरा, एक पेशे के रूप में उभरा। प्रमुख विकास था समाज सेवाओं को, जो है समाज सेवा जो थी वो एक संस्थाओं का संगठन हो गया, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई, सरकारी कल्याण योजनाओं का विस्तार होने लगा, प्रशासनिक तकनीकों का विकास होने लगा। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। भारत में समाज कल्याण प्रशासन के विकास पर बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भी, है ना, स्वतंत्रता से पहले जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार का कार्य किया था। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह विरोध जैसी प्रमुख समस्याएं या थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के या अन्य जो समाज सुधारक थे वो प्रमुख भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी सती प्रथा के विरोध में, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन में, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के प्रयास से ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आपने सुना है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता हैं ये। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, बाल विवाह का विरोध किया, समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके अलावा भी ज्योतिबा फूले का भी नाम आता है, दलित या पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए कार्य किया, सामाजिक समानता पर बल दिए। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी हुई। फिर उसके बाद गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की गई। इनके अलावा महात्मा गांधी जी का भी भूमिका आया। अस्पृश्यता को दूर करना, हरिजन कल्याण कार्य करना, फिर उसके बाद ग्राम स्वराज और ग्रामीण समाज की बात की, विकास की बात किया। बहुत सारी चीजें बनी स्वतंत्रता से पहले की। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी समाज कल्याण प्रशासन में कुछ घटनाएं देखने को मिली। जैसे देखो, भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। भारतीय संविधान में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में इसको जो है विकसित करने का उद्देश्य रखा गया था, जहां सामाजिक न्याय की बात हुई थी, जहां समान अवसर की बात हुई थी, जहां कमजोर वर्गों का संरक्षण की बात हुई थी। तो 3 चीजें जिक्र किया गया था। पंचवर्षीय योजना की बात करें या संवैधानिक प्रावधान की बात करें, समाज कार्य का व्यावसायिक विकास की बात करें, है ना,
इन सभी में कहीं न कहीं भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाई गई। प्रमुख विकास के दृष्टिकोण से अगस्त 1953 की बात कर रहा हूं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। आपको भलीभांति तरीके से पता होगा इसके बारे में। 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। इसका मात्र एक ही उद्देश्य था कि समाज कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता करना। महिलाओं और बाल विकास कल्याण को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता करना, ग्रामीण और कमजोर वर्गों का विकास करना, समाज कल्याण कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दर्शाई गई थी। आपने नाम सुना है दुर्गाबाई देशमुख का नाम? यस मैम, यस यस मैम। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अगर बात आती है, परीक्षा में काफी बार सवाल पूछता है कि भाई इसकी स्थापना तो अगस्त 1953 बताना, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आपसे पूछता है महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो दुर्गाबाई देशमुख का है। अगर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष के रूप में पूछता है, प्रथम अध्यक्ष के रूप में, तब भी आपको नाम लगाना होगा दुर्गाबाई देशमुख का नाम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की रजिस्ट्रेशन किया गया था कौन सी धारा के तहत या कौन से अधिनियम के तहत, क्या जानते हैं आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। नहीं पता तो आप नोट करिएगा, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू में बेसिकली अगर 1860 की बात हम करते हैं तो अगस्त 1953 में, ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तो समाज कल्याण कार्यक्रमों को और स्वैच्छिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको पंजीकृत की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 1956 धारा 25, कंपनी अधिनियम 1956 धारा 25 की बात करते हैं, ठीक है, जहां शिक्षा, समाज कल्याण, कला, धर्म, विज्ञान, चैरिटी इत्यादि सहित कार्यों को लेकर बातचीत की गई थी। तो इसलिए समाज कल्याण, शिक्षा, शोध, धर्मार्थ कार्य को आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर कंपनी अधिनियम 1956। हालांकि कंपनी एक्ट अब बेसिकली इसका नाम बदल दिया गया है। सेक्शन 8 का पहले सेक्शन जो 25 था, 25 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था। 25 के तहत इसको केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को धारा 25 के तहत कंपनी अधिनियम 1956। अब ये 2013 के थ्रू आता है। अब 2013 में अगर आता है तो आप यहाँ पे सेक्शन बताएंगे, धारा बताएंगे 8, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी अधिनियम धारा बताएंगे आप 2013 के आधार पे धारा 8। यदि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पूछेगा कंपनी अधिनियम 1956 तो धारा बताएंगे 25, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। प्रमुख विकास क्या था? महिला एवं बाल विकास सेवाएं थी। पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यक्रम था। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, वृद्ध, दिव्यांग कल्याण सेवाएं इत्यादि चीजें इसमें शामिल की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कल हम लोग जिक्र करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत पर, ठीक है। प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। एक सवाल और जरूर पूछा जाएगा। हाँ बताइए, सर बोलिए। सर मैं